डिक्टेशन 140 शब्द वर्ड प्रति मिनट की गति से रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आप देखें कि आज स्थिति यह है कि एक आदमी खेती करता है, वह आदमी वकालत भी करता है, वह आदमी व्यवसाय भी करता है और वह संसद का सदस्य भी बन सकता है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहते हैं, जिनको कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं और मजदूरी करके अपनी रोज की रोटी कमा पाते हैं। यदि हम इन दोनों स्थितियों की तुलना करें तो क्या संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए हम इन गरीब लोगों को असहाय छोड़ दें जो कि इस देश के असली नागरिक हैं? अगर हम उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं तो हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जब तक हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल जाता तब तक इस बात का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति एक ही व्यवसाय करेगा। सभी लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पहले पूरी की जाएं, तभी एक व्यक्ति को एक से अधिक रोजगार करने की छूट दी जा सकती है। उनको रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए मकान और शिक्षा की सुविधा मिल जाए। यदि हम उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर दें तो हम इस देश को सही रास्ते पर ले जा सकेंगे। तभी इस देश में समाजवादी समाज की रचना हो सकेगी, तभी हमारे संविधान की मंशा पूरी हो सकेगी। आज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूंजीवाद का प्रभाव है। जिस आदमी के पास पैसा है, जिसके पास साधन है, उसको छूट है कि वह चाहे जितना पैसा कमाए, वह चाहे जितना पैसा खर्च करें। लेकिन जिनके पास श्रम है और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सुविधाएं नहीं मिलती हैं, इसका कारण हमारी कुछ सामाजिक विषमताएं भी हैं। आप चाहे शिक्षा का क्षेत्र लें या रोजगार का क्षेत्र लें, हर कहीं एक संपन्न वर्ग बन गया है। जिनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाते हैं, अच्छा रोजगार पाते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर वे कब्जा कर लेते हैं। लाखों रुपए दान देकर डॉक्टरी या इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटाना पड़ेगा। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं और साम्यवाद लाना चाहते हैं जहां सारी संपत्ति केवल राष्ट्र की होती है। मेरा कहना है कि सभी तरह की संपत्ति रहे, लेकिन हमें व्यक्तिगत संपत्ति पर एक सीमा लगानी चाहिए। जिस प्रकार से आपने गांव के किसानों पर लगाई है, एक निश्चित राशि से अधिक कोई आदमी संचय नहीं कर सकेगा तो वह संपत्ति दूसरे को मिलेगी। महोदय, हमारे वित्त मंत्री ने इस सदन में तथा दूसरे सदन में माना है कि आज जो हमारे आर्थिक स्रोत हैं, जो हमारी आमदनी है, उसका 60% केवल देश के 20% लोगों पर खर्च होता है। पैराग्राफ चेंज। सभापति जी, आपात स्थिति लागू होने के बाद देश असामान्य स्थिति के दौर से गुजर रहा है। शासन में, समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में कदम कदम पर उसी असामान्य स्थिति के दर्शन किए जा सकते हैं। मेरा अपना अनुमान ऐसा था कि इस विकट स्थिति में शायद बजट भी कुछ असामान्य ही ना हो, विशेषकर तब जबकि लोकसभा का जीवन 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। उससे मेरे जैसे सदस्यों को यह आशंका होने लगी थी कि 1 वर्ष शायद कुछ भारी टैक्स देश की जनता पर लगें। लेकिन जिस तरह का बजट पेश किया गया है, इसको अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो यह असामान्य स्थिति में सामान्य बजट है। बहुत दिनों के बाद सरकार कुछ व्यवहारिक बनी है। कई सालों से इस बात की मांग थी कि सरकार देश में आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए। इस बात
बात से तो सरकार चिंतित थी कि देश में करोड़ों रुपए का काला धन जमा हो रहा है, लेकिन उसके कारण क्या है, किस तरीके से भविष्य में काला धन ना बने, उसको रोका जा सके, इस बात की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। महोदय, उत्पादन अनाज का घटता जा रहा था, इसकी चिंता सरकार को थी, लेकिन क्यों घट रहा था, इसके कारणों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मजदूर आंदोलनों और हड़तालों से सरकार चिंतित थी, लेकिन उनके पीछे कौन से कारण थे, उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से जो विदेशों में बसे हुए भारतीय हैं, वे करोड़ों अरबों रुपए की राशि विदेशों में जमा कराते हैं, किंतु भारत में उस पूंजी को नहीं लगाया जा रहा है। शायद पहली बार इस प्रकार का बजट आया है जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि काला धन केवल निकलकर बाहर ही ना आए, बल्कि काले धन का भविष्य में निर्माण भी ना हो। इसके लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार ने इसी कारण आयकर की सीमा 77% से घटाकर 66% की, लेकिन जो देश की और दुनिया की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमें सचमुच काले धन के निर्माण पर रोक लगानी है तो संभवतः इस कदम को और पीछे ले जाना पड़ेगा, जिससे स्वतः आयकर देने में या दूसरी तरह के टैक्स देने में कठिनाई ना हो और लोगों को चोरी और बेईमानी करने की आदत से बचाया जा सके। महोदय, उत्पादन में श्रमिकों की साझेदारी के बारे में भी सोचा गया है और कुछ निर्णय भी लिए गए हैं ताकि उत्पादन में श्रमिकों को भी कुछ भाग मिल सके। यह बहुत बड़ा कदम है। इसी प्रकार के कुछ दूसरे कदम जो उठाए गए हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए। मैंने भी इसलिए इसको सामान्य बजट कहा है। शायद इस बजट को आदर्श बजट कह सकता था यदि किसानों के लिए भी सरकार ने उदारता और खुले दिल से कुछ निर्णय लिए होते। ब्राम स्टॉप।